बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 से आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक है हमारे पास बर्नौलियस इक्वेशन। बेटा इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है और सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसकी आपने डेफिनेशन, डेरिवेशन और इसकी जो स्पेशली डायग्राम है उसको आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, वन बाय वन मैं इसके सारे जो हैं वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले कि ये बर्नौलियस इक्वेशन है बेटा 1735 में, मैं इंफॉर्मेशन साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ, आप लोग नोट करते जाएंगे। 1735 में स्विस एक साइंटिस्ट था डैनियल बर्नौली। डैनियल बर्नौली बेटा इसका नाम था। इसने फ्लूइड डायनामिक्स पे ये बात देखना चाहिए कि जिस तरह हम लीनियर मोशन में या इससे पहले हम जितने भी चैप्टर पढ़ चुके हैं वहाँ पे हम एक बात करते थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होल्ड करती थी। तो डैनियल ने ये देखना चाहा कि क्या फ्लूइड डायनामिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होल्ड करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है बेटा कि अल्लाह ताला ने कायनात को बनाते वक्त जितनी एनर्जी दी है, ना एनर्जी उससे कम हो सकती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो सकती है, ना हम नई जो एनर्जी है उसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं। तो बर्नौलियस इक्वेशन ये हमारे पास कोई फ्री स्टैंडिंग लॉ नहीं है, बल्कि हमारे पास सिंपली क्या चीज़ है बेटा, सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की ही जो है वो नेक्स्ट मैनिपुलेशन है। तो इसमें याद रखिएगा कि हम क्या चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये बेटा हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन को यूज़ करके हम फ्लूइड डायनामिक्स पे एक इक्वेशन जो है वो ड्राइव करने जा रहे हैं। क्या इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि डैनियल बर्नौली ने हमें क्या रिलेशन दिया था बेटा फ्लूइड डायनामिक्स में, जब भी फ्लूइड जो है वो मूव करता है तो प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है उसके दरमियान रिलेशन दिया था। प्रेशर के दरमियान, प्रेशर और वेलोसिटी, प्रेशर और हाइट के दरमियान जो है वो आप कह सकते हैं रिलेशन दिया था। स्टेटमेंट बेटा इसकी देखिएगा, डेफिनेशन के तौर पर आप इसको याद करना है अच्छे से। For an ideal fluid, the sum of pressure, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume is constant at each point along the pipe। क्या मतलब है इस बात का बेटा कि अगर हमारे पास लेट्स से कि कोई भी पाइप है, इस पाइप में हर पॉइंट पे जो हमारे पास तीन चीज़ों की बात की है बेटा, कौन कौन सी, मैंने प्रेशर की, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, और दूसरा क्या है हमारे पास थर्ड नंबर पे है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कि इस पाइप में किसी भी पॉइंट पर तीन चीज़ें, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीन चीज़ों का जो सम है बेटा वो क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हम किस तरह लिखेंगे, ये P क्या है बेटा, प्रेशर है, प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर, ये क्या है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा यहाँ से एक बात देखें, आपके लिए ये बात न्यू है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद है क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर। बेटा यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब बेटा अगर यहाँ से मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूँ तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चीज़ आ गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब बेटा आपने एक रिलेशन देखा था कि डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम के। ठीक है, अब अगर रो और वी की हम रिप्लेस करें तो वॉल्यूम किसकी इक्वल हो जाएगा, मैस ओवर, सॉरी यहाँ से हमारे पास बेटा रिलेशन आ गया, ये देखिएगा कि मैस ओवर वॉल्यूम ये किसके बराबर होता है, डेंसिटी के। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास मैस ओवर वॉल्यूम जो है इसकी जगह पे हम क्या चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं, रो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रो वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन में बेटा ये प्रेशर है, ये क्या है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास mgh होता है,
अब अगर इसको हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम किसके बराबर है, रो के इक्वल है, तो रो जी एच। तो ये क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इन तीनों चीज़ों का सम जो है अलोंग द पाइप हर पॉइंट पे बेटा वो क्या रहेगा हमारे पास, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डेरिवेशन है, किसके दरमियान रिलेशन है, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बेटा, यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही क्यों ले रहे हैं, तो इसके लिए एक बात याद रखिए कि फिजिक्स में हमने ये बात की थी कि हम वही क्वांटिटीज़ को सम कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, अब बेटा अगर हम जस्ट प्रेशर में काइनेटिक एनर्जी को ऐड करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की डायमेंशंस क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। अब वही क्वांटिटीज ऐड होती हैं जिनकी डायमेंशंस सेम हो। लेकिन अब बेटा अगर आप काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की डायमेंशन और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की डायमेंशन चेक करेंगे तो वो किसकी इक्वल होंगी, प्रेशर की डायमेंशन की इक्वल होंगी। तो अब हम इनको मैथमेटिकली या फिजिकली हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी डायमेंशंस को भी लिख के जो है वो इसकी फिजिबिलिटी देख सकते हैं। ठीक है, अब बेटा इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसकी डायग्राम है। डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो हमारे पास इस स्टेटमेंट का रिजल्ट है बेटा, ये इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है। बर्नौलीज इक्वेशन ने क्या किया था बेटा, हमारे पास ये इक्वेशन हमने ड्राइव करनी है क्या चीज़ को कंसिडर करते हुए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कंसिडर करते हुए। ठीक है, उसके लिए बेटा डायग्राम देखें कि हमारे पास एक पाइप है। अब ये पाइप कैसा है बेटा, वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा पाइप जिसका एरिया वेरी कर रहा है, चेंज है। यहाँ पे ये अपर एंड है, ये हमारे पास लोअर एंड है। यहाँ पे पाइप का एरिया ज़्यादा, यहाँ पे पाइप का एरिया क्या है, कम है। ठीक है, अब बेटा एरिया के कम ज़्यादा होने से क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे फ्लूइड की स्पीड कम होगी, और जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे फ्लूइड की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। तो मतलब यहाँ पे एरिया ज़्यादा तो यहाँ पे फ्लूइड की जो स्पीड है वो कम होगी। यहाँ पे एरिया चेंज हुआ तो स्पीड जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हुआ एरिया तो स्पीड ज़्यादा, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब बेटा दूसरी बात कि ये हमने ग्राउंड कंसीडर कर लिया है। ग्राउंड से जो अपर एंड है बेटा वो कितनी हाइट पे है, h1 हाइट पे है, और जो लोअर एंड है वो कितनी हाइट पे है, h2 पे है। ठीक है, अर्थ से इसकी हाइट डिफरेंट है। हाइट डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट ज़्यादा तो ज़्यादा होगी, और यहाँ पे जो है वो हाइट चेंज हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, अब बेटा हमने ये डेरिवेशन करनी है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वो आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा हमने वर्क डन W1 मालूम करना है। W1 क्या होगा, वर्क एट अपर एंड। उसके बाद हमने क्या करना है, वर्क 2 मालूम करना है, कहाँ पे, लोअर एंड पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने नेट वर्क मालूम करना है टोटल पाइप का। उसके बाद हमने बेटा अप्लाई करनी है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। सबसे पहले बेटा देखें कि इसमें हो क्या रहा है। कंसीडर करें कि हमारे पास ये पाइप है, वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया है, डिफरेंट हाइट पे है। इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो कौन सा फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड। बेटा बात याद रखनी है, जब भी आपने बर्नौलीज इक्वेशन को ड्राइव करना है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो फ्लूइड लेना है हमने वो कौन सा होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड। बेटा जब हम बात कर रहे हैं आइडियल फ्लूइड की, तो आइडियल फ्लूइड की आपको करैक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए था, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी कि कोई भी फ्लूइड जो है वो आइडियल होता है। कब आइडियल होता है, जब वो नॉन विस्कस हो। क्या हो बेटा, जब वो नॉन विस्कस हो। मतलब हमने जो बात की है कि इस पाइप में फ्लूइड जो है वो फ्लो करेगा वो नॉन विस्कस होगा। नॉन विस्कस मतलब उसके इंटरनल लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन जो है वो ज़ीरो होगी। अब यहाँ भी हमने ये भी कंसिडर किया है कि इसमें जो फ्लूइड मूव करेगा उसकी पाइप के साथ भी फ्रिक्शन जो है वो ज़ीरो है। एक्चुअली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब हमने इस इक्वेशन को ड्राइव करना है तब हमने क्या करना है कि इसमें जो फ्लूइड है बेटा वो क्या है, नॉन विस्कस है। ठीक है, आइडियल फ्लूइड की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी
उसके बाद नंबर टू है कि इसमें हमारे पास जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब कि इसकी डेंसिटी क्या है बेटा, डेंसिटी इज कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या होता है इसमें हमारे पास थर्ड पॉइंट होता है कि स्टेडी फ्लो होता है। स्टेडी फ्लो आप इसको बोल सकते हैं या लेमिनर फ्लो भी बोल सकते हैं। तो ये तीन बातें बेटा याद रखनी है। हमने इस पाइप में से जो फ्लूइड मूव करवाया वो कौन सा फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉन विस्कस है, डेंसिटी कांस्टेंट है और फ्लो कैसा है बेटा, स्टेडी फ्लो है, ठीक है। अब बेटा इसमें एक स्टेडी फ्लो जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। अब बेटा यहाँ पे एक बात देखें, ये कंसिडर करें कि हमारे पास फ्लूइड जो है इसमें फ्लो कर रहा है। हमने अपर एंड पे एक लेयर ऑफ फ्लूइड जो है वो कंसिडर कर ली है। अपर एंड पे एरिया A1 है बेटा और लोअर एंड पे एरिया कितना है हमारे पास, A2 है। अपर एंड पे फ्लूइड की हमने एक लेयर कंसिडर कर ली है, ठीक है। अब बेटा यहाँ से मैं डेरिवेशन, मैथमेटिकल डेरिवेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये बात मेरी समझिएगा कि ये लेयर हमने कंसीडर की। अब बेटा इसके पीछे से और फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इससे पीछे से क्या आ रहा है बेटा, और फ्लूइड आ रहा है। वो इस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि प्रेशर जब भी फ्लूइड के प्रेशर की बात करते हैं तो वो हमेशा किस तरफ लगता है, इनवर्ड लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेयर ऑफ फ्लूइड हमने कंसीडर की है, पीछे से आने वाला जो फ्लूइड है वो इस पर क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। उस प्रेशर की वजह से बेटा इस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, ठीक है। हम कहते हैं लेट्स से कि टी टाइम में ये जो लेयर है बेटा ये क्या कर जाती है, हमारे पास इतना डिस्टेंस जो है वो मूव कर जाती है। इस डिस्टेंस को बेटा हम क्या नाम दे देते हैं, डेल x1। अपर एंड है तो डेल x क्या है, डिस्टेंस है बेटा, और 1 सब्सक्रिप्ट हमने यूज कर लिया अपर एंड के लिए। काम क्या हुआ कि ये जो पीछे से आने वाला फ्लूइड है इस लेयर पर प्रेशर लगाएगा, प्रेशर की वजह से ये लेयर यहाँ से बेटा डेल x जो है वो आगे मूव कर जाएगी, ठीक हो गया। अब बेटा देखिए हमने यहाँ पे अपर एंड पे क्या मालूम करना है, वर्क मालूम करना है। उसके बाद देखिए बेटा ये जो प्रेशर है ये आगे मतलब फ्लूइड जो है इस तरह फ्लो करता हुआ जा रहा है। अब बेटा लोअर एंड पे भी हम क्या कर लेते हैं, एक लेयर जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ से जो फ्लूइड मूव करके आएगा बेटा वो क्या करेगा, ये लेयर भी क्या करेगी, आगे इस तरह जो है वो मूव कर जाएगी, ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे एक बात देखिए कि ये लेयर जब आगे मूव करके जाएगी तो यहाँ पे प्रेशर, एक मेरी बात याद रखनी है कि प्रेशर अपर एंड पे प्रेशर की डायरेक्शन बेटा इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे प्रेशर P2 की डायरेक्शन इस तरफ है। आपने इस तरह से याद रख लेना है कि दोनों साइड पे प्रेशर की डायरेक्शन इनवर्ड है। तो यहाँ पे बेटा P2 इनवर्ड है और यहाँ पे भी P1 क्या है, इनवर्ड है। अब बेटा वही फ्लूइड, ये जो हमने एक लेयर कंसीडर की है, जब ये आगे मूव करेगी तो ये जो प्रेशर लग रहा है ये किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड, इसके अगेंस्ट लग रहा है, ठीक है। तो ये जो इसने डिस्टेंस मूव किया है वो डिस्टेंस को हम क्या कह देते हैं, डेल x2 कह देते हैं, ठीक है। अब बेटा यहाँ से हमने पहले सबसे जो है वो W1 मालूम करना है। ये पॉइंट्स जो हैं वो अभी हमने यहाँ पे जो लिख के दिए थे कि सबसे पहले हमने क्या काम करना है बेटा, W1 मालूम करना है। ये W1 क्या है बेटा, ये है हमारे पास मैथमेटिकल डेरिवेशन में क्या चीज़ें आ जाती हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन है वर्क डन एट अपर एंड, वर्क डन एट अब बेटा देखिए लेट्स से कि ये जो टॉप पे फ्लूइड जो है वो मूव करेगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 है और यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है बेटा वो क्या है, v2 है। हमने मालूम करना है वर्क डन एट अपर एंड। वर्क का बेटा फार्मूला हमने किया था, वर्क का फार्मूला होता है W1 इज इक्वल टू F डॉट डी। वर्क का फार्मूला क्या होता है बेटा, F डॉट डी। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, W1 हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। अब W1 है तो यहाँ पे F1 लिखेंगे, D1 लिखेंगे और साथ में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा 1 लिखेंगे, ठीक है। अब बेटा हमने फोर्स मालूम करनी है जो इस लेयर ऑफ फ्लूइड पर लगी है, किस वजह से लगी है कि बिहाइंड पीछे से आने वाला फ्लूइड इस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जिसकी वजह से फोर्स लग रही है। तो बेटा प्रेशर का फार्मूला याद होता है, क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अपर एंड की बात कर रहे हैं तो
यहाँ पे प्रेशर हम P1 कहेंगे, फोर्स क्या कहेंगे F1 और एरिया क्या बोलेंगे A1 बोलेंगे। ठीक है, यहाँ से बेटा जो हमारे पास F1 है, फोर्स जो अपर एंड है वो किसके इक्वल आ जाएगी P1 और किसके इक्वल आ जाएगी A1 के। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा F1 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं P1 A1। अब बेटा D1 देखिए ये लेयर ने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, ये टी टाइम में ये जो हमारे पास लेयर है इसने फ्लूइड ने डेल्टा x1 जो है वो डिस्टेंस कवर किया। तो D1 की जगह बेटा हम क्या पुट करेंगे, डेल x1 मूव करेंगे। अब बेटा कॉज थीटा अपर एंड पे हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, फोर्स बेटा जिस डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, और जो ऑब्जेक्ट ने देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों देखे पैरेलल होने की वजह से थीटा कितना आ जाएगा बेटा 0 डिग्री। थीटा क्या होगा हमारे पास 0 डिग्री होगा। अब cos 0 किसके इक्वल होता है, cos 0 डिग्री होता है 1 के। तो यहाँ पे वर्क डन एट अपर एंड क्या हो जाएगा P1 A1 साथ क्या हो जाएगा डेल x1 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 के। अब बेटा डेल x1 क्या है, डेल x1 है जो फ्लूइड की लेयर हमने कंसीडर की थी उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है। अब डिस्टेंस की बेटा हमने एक इक्वेशन करते थे कि s इज इक्वल टू क्या होता है vt, s इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास vt। अब डिस्टेंस कितना कवर किया है इसने, डेल x1 किया है बेटा, और किस स्पीड के साथ किया है, अपर एंड पे स्पीड क्या है हमारे पास v1 है, तो यहाँ पे v1 लिखेंगे और टाइम t जो है वो आप t लिख सकते हैं। ठीक है, अब t टाइम में इसने ये डिस्टेंस जो है वो कवर किया, तो डेल x1 की जगह बेटा फिर हम क्या पुट करेंगे, ये हो जाएगा P1 A1 साथ में क्या हो जाएगा डेल x की जगह मैं वैल्यू पुट करूँगा v1 और साथ में क्या हो जाएगा t हो जाएगा। अब बेटा ये क्या चीज़ आई है हमारे पास, दिस इज द, मैं लिख के दे रहा हूँ वर्क डन, दिस इज द वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट। बेटा ये बात नोट करनी है आपने कि ये वर्क है जो इस फ्लूइड पर हुआ, किसने वर्क किया बेटा, जो इससे पीछे फ्लूइड था वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, पीछे आने वाला जो फ्लूइड है इस पर प्रेशर कर लगाएगा, फोर्स के साथ जब वो मूव करेगा तो क्या चीज़ होगी, वर्क डन होगा। और किसने किया है बेटा, बाय द फ्लूइड बिहाइंड इट, कि जिस फ्लूइड पर वर्क हो रहा है उससे पीछे आने वाले फ्लूइड ने अगले फ्लूइड पर जो है वो वर्क डन किया है। ठीक है, अब बेटा यही काम हमने वर्क डन एट कहाँ पे मालूम करना है, लोअर एंड पे। ठीक है, अब यही काम देखिएगा वर्क डन एट लोअर एंड। लोअर एंड पे क्या काम हुआ है बेटा, ये हमारे पास हमने लेयर कंसीडर की थी, ये जब इस डायरेक्शन में मतलब यहाँ से फ्लूइड आ रहा है प्रेशर लगेगा, ये हमारे पास बहुत मतलब यहाँ पे स्पीड एरिया ज़्यादा स्पीड कम है, नीचे आएगा एरिया कम हो रहा है स्पीड बढ़ जाएगी। अब बेटा यहाँ पे जो पहले मौजूद फ्लूइड था वो इसको आगे जाने से क्या करेगा, रुकेगा, इस पर प्रेशर लगाएगा। मैंने क्या बोला था कि प्रेशर हमेशा किस तरफ लगता है, इनवर्ड। लेकिन बेटा चूंकि इसको नीचे आते हुए इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि वो क्या करेगा, यहाँ से आगे जो है वो मूव कर जाएगा। अब कितना मूव कर रहा है बेटा, वो डेल्टा x2 कितनी देर में, टी टाइम में मूव कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे हमने क्या चीज़ मालूम करनी है, वर्क डन जो है इस फ्लूइड पर कैलकुलेट करना है। तो बेटा उसके लिए वही फार्मूला, कैलकुलेशन क्या है, जस्ट हम उसको नाम दे देंगे W2 का फार्मूला होता है F डॉट D। इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा F2 D2 और क्या हो जाएगा cos थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ से अगेन जैसे हमने F2 की वैल्यू पुट करनी है तो F किसके इक्वल, प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो P1 F1 आया था P1 A1 के, तो F2 बेटा किसके इक्वल आएगा, F2 इक्वल आएगा P2 और क्या हो जाएगा A2। यहाँ पे P2 क्या है, प्रेशर एट लोअर एंड, A2 क्या है, एरिया ऑफ द पाइप एट द लोअर एंड, और साथ में D2 बेटा क्या है, जो इसने डिस्टेंस मूव किया है, और डिस्टेंस कितना मूव किया है, डेल x2।
तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, डेल x2 पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यूज़ बेटा यहाँ पे पुट करते हैं। W2 इक्वल हो जाएगा P2 A2, साथ में बेटा D2 कितना डिस्टेंस मूव किया है, डेल x2 मूव किया है, और साथ में अब बेटा थीटा यहाँ पे देखें, थीटा की वैल्यू क्या होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रेशर बेटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्लूइड जो है, आगे जो फ्लूइड था इसके, वो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट बेटा इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल x2। अब बेटा देखिए दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल के लिए थीटा कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री, तो यहाँ पे बेटा हम क्या पुट करेंगे, cos 180 डिग्री पुट करेंगे। ठीक है, अब cos 180 किसके इक्वल होता है, -1 के, तो W2 किसके इक्वल आ जाएगा, -P2 A2, यहाँ पे डेल x2 हो जाएगा। अब अगेन जैसे हमने यहाँ पे डेल x1 की वैल्यू पुट की थी, किसके इक्वल आई थी, V1t के, तो डेल x2 बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, डेल x2 आ जाएगा V2, साथ में क्या हो जाएगा हमारे पास t। तो बेटा ये वैल्यू पुट करेंगे, -P2 A2 हो जाएगा, साथ में V2, और ये क्या हो जाएगा, t आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा दो बातें याद रखनी है। ठीक है, दिस इज द वर्क डन ऑन द फ्लूइड, मैं लिख के दे रहा हूं बेटा, ये आप इसको नोट करेंगे। दिस इज द वर्क डन ऑन द फ्लूइड बाय द फ्लूइड अहेड ऑफ इट। ठीक है, ये कौन सा वर्क है बेटा, जो फ्लूइड पर यहाँ पे ये जो लेयर हमने कंसीडर की थी, इस पर वर्क डन है, किसने किया है, फ्लूइड ने किया है। कौन सा फ्लूइड, जो इससे आगे पाइप में मौजूद था, उसने जो वर्क किया है। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि ये होगा नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क का क्या मतलब है कि जो फोर्स लग रही है वो अगेंस्ट द फ्लूइड फ्लो है। क्या है हमारे पास, फोर्स इज against the fluid, वर्क डन एट लोअर एंड, बेटा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, क्योंकि फोर्स जो फ्लूइड पर लग रही है इज अगेंस्ट द फ्लूइड फ्लो, के फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लेकिन जो इस पर प्रेशर या फोर्स लग रहा है वो इसके क्या है, ऑपोजिट है। ठीक है, अब बेटा देखें हमने क्या कहा था कि हमने अपर एंड पे वर्क डन मालूम करना है, हमने लोअर एंड पे वर्क डन मालूम करना है, अब उसके बाद क्या मालूम करना है, हमने नेटवर्क मालूम करना है। ठीक है, तो नेटवर्क बेटा फार्मूला क्या होता है, नेटवर्क है हमारे पास, नेटवर्क टोटल वर्क हो रहा है W1 प्लस क्या होएगा हमारे पास W2। अब W1 वर्क डन एट अपर एंड बेटा किसके इक्वल आया हमारे पास, P1 A1 V1t, ये लिखेंगे। प्लस, लेकिन बेटा देखें कि जो हमारे पास W2 है, W2 में क्या साइन आ रहा है, नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव साइन क्या चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में, बाकी क्या आ जाएगा, P2 हो जाएगा A2, साथ में क्या हो जाएगा V2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास T हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, नेटवर्क आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से एक बात माइंड में लाएं, हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या देखा था, हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में देखा था कि एरिया और स्पीड का जो A1 V1 बेटा ये किसके बराबर होता है, A2 V2 के बराबर होता है। ठीक है, कि अपर एंड पे एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट वो किसके बराबर होगा, लोअर एंड पे एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर। या दूसरी तरह ये भी याद रख ले कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी लो होगी, जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। पाइप की एग्जांपल बेटा याद रखा करें कि जब भी आप गार्डन में पाइप के साथ पानी लगा रहे हो तो क्या होता है बेटा, ये हमारे पास पाइप के आगे जब हम हाथ रखते हैं, ठीक है, तो एरिया कम होने से जो स्पीड होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और जब आप हाथ इस तरह से हटाते हैं तो फिर क्या होता है, एरिया ज़्यादा हो जाता है तो स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये सिंपली क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ
कंटिन्यूटी A1V1 किसके बराबर है, A2V2 के। अब इसके बाद बेटा मैं एक काम इस तरह करता हूँ कि मैं दोनों साइड पे T को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। A1V1 इधर भी बेटा T से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मैंने क्या किया, A2V2 के साथ भी T को जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों साइड पे कर रहे हैं तो मैथमेटिकली इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा मैं आपको ये एक बात समझाने लगा हूँ कि ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है, इसको मैं आपको डायमेंशनली बताऊंगा कि ये किसके इक्वल है। एरिया है बेटा, एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर स्क्वायर। और जो वेलोसिटी है बेटा, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, अब ये भी बेटा सेम क्वांटिटीज हैं तो इसके भी यूनिट एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, अब बेटा ये सेकंड के साथ सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मीटर स्क्वायर के साथ मीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इस बात का कि ये जो हमने इक्वेशन लिखी है A1V1T, इसका जो यूनिट है, कंप्लीट इक्वेशन का यूनिट है, वो किसके इक्वल आ रहा है, मीटर क्यूब के। अब मेरा बेटा याद करें कि मीटर क्यूब यूनिट किसका होता है, वॉल्यूम का होता है। किसका होता है, वॉल्यूम का। तो फिर इसका मतलब है कि A1V1T ये बेटा सारी इक्वेशन किसके इक्वल आएगी, इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, आप दूसरी तरह से भी याद रख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने क्या कहा था कि AV का जो प्रोडक्ट है वो वॉल्यूम ओवर टाइम के इक्वल होता है। टाइम इधर डिवाइड हो रहा है तो AVT ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, वॉल्यूम के। ठीक है, तो बात करने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम के इक्वल है। ठीक है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, जस्ट ये बात आपको पॉइंट कंफर्म करवाना है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है बेटा A1V1T जो कि इक्वल थी A2V2T, और ये किसके इक्वल है बेटा, इसकी जगह पे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे देखें A1V1T आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था, A2V2, और साथ में क्या आ रहा था हमारे पास T, तो इसकी जगह सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में बेटा आप फिर क्या पुट करेंगे, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 A1V1T, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड लिख सकते हैं, माइनस क्या हो जाएगा P2 A2V2, इसकी जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह भी हम जो है वो वॉल्यूम लिख सकते हैं इस तरह से। अब बेटा देखिए P1 V वॉल्यूम माइनस P2 V वॉल्यूम है। अब इन दोनों इस इक्वेशन से कॉमन क्या चीज़ आ रही है हमारे पास, वॉल्यूम जो है वो कॉमन आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को कॉमन लेके लिखेंगे। तो वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, P1 माइनस P2, और साथ में बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम जो है वो हमने कॉमन ले लिया है। बेटा यहाँ तक हमारे पास एक बात जो है वो कंप्लीट हो गई है कि हमने इस पर जो नेट वर्क डन है वो इस पर कैलकुलेट कर लिया, वो किसके इक्वल है, P1 माइनस P2, और ये किसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, वॉल्यूम है। अब बेटा वॉल्यूम का फार्मूला हम लिखते हैं कि डेंसिटी किसके बराबर होती है, मैस ओवर वॉल्यूम के। अब अगर वॉल्यूम को मैं रिप्लेस करूं तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा मैस ओवर डेंसिटी के। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, मैस ओवर डेंसिटी। तो फिर हमारे पास ये जो नेटवर्क डन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, P1 माइनस P2, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस ओवर डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर जो है वो 1 का नाम दे दें। ये बेटा इक्वेशन आपने यहाँ तक देखनी है अच्छे से। अब इसके बाद इसके जो सेकंड इसमें है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड ये है कि बेटा आपने 4th चैप्टर में टॉपिक पढ़ा था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लूइड पे वर्क हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, वर्क हो रहा है। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था कि वर्क होने से चेंज होती है, क्या चीज़ चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है। और अब देखें यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज होगी तो क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। अब दूसरी चीज़ है कि हाइट भी चेंज हो रही है, हाइट चेंज हो रही है तो क्या चीज़ हो जाएगी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी प्रिंसिपल,
क्या होता है बेटा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के नेट वर्क डन जो है टोटल वर्क डन वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होता है हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद हम देखेंगे कि जो फ्लूइड है इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया और उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखने के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या फार्मूला होता है बेटा, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो मालूम करेंगे। लोअर एंड पे बेटा वेलोसिटी क्या है फ्लूइड की, v2 है, तो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, यहाँ पे हमारे पास होगी 1/2 mv2 स्क्वायर हो जाएगी माइनस इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी v1, तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारे पास 1/2 mv1 स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही बेटा हमने क्या चीज़ मालूम करनी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर आएगी बेटा पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटा देखिए फाइनल हमारे पास जो है वो हाइट क्या है h2 है, तो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, वो होगी mgh2 माइनस इनिशियल क्या होगी हमारे पास हाइट h1 थी, तो वो हो जाएगी mgh1 जो है वो हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अब बेटा इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की जो इक्वेशन लिखी है इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे, फिर किसकी करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। तो W टोटल नेटवर्क डन आ जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वैल्यू क्या है 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस ये क्या है हमारे पास 1/2 mv1 स्क्वायर है, दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस लिखेंगे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास mgh2 माइनस क्या लिखेंगे mgh1 लिखेंगे। ठीक है, अब बेटा ये हमारे पास इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ये क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, नेटवर्क डन किसके इक्वल आया P1 माइनस P2 और इनटू क्या हो जाएगा मास ओवर डेंसिटी। सर ये थोड़ा सा साफ करिएगा। अच्छा, फिर इसके बाद बेटा ये भी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टोटल वर्क डन है, ये भी क्या है हमारे पास टोटल वर्क डन है। दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे टोटल वर्क डन जो हमने लिखा है बेटा, ये अभी तो हम कैलकुलेट करके आए हैं कि ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है P1 माइनस P2 और ये क्या हो जाएगा साथ में मल्टीप्लीकेशन में है मास ओवर डेंसिटी। तो बेटा कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, कंपेयरिंग यहाँ पे लिख लें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा हमारे पास P1 माइनस P2 इंटू क्या है हमारे पास मास ओवर डेंसिटी है। यहाँ पे राइट साइड पे ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा mgh2 माइनस क्या हो जाएगा mgh1 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा एक स्टेप है वो मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नेक्स्ट लाइन में ये लिखोगे। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड पे मैस क्या आ रहा है, ये भी एम कॉमन आ रहा है, मैस क्या आ रहा है हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो यहाँ सबसे मैं मैस को बेटा क्या लिख सकता हूँ, कॉमन लेके इस तरह से लिख सकता हूँ। ये बेटा मैस को मैंने कॉमन ले लिया सभी फैक्टर से। अब बेटा देखें लेफ्ट साइड पे भी मैस है, राइट साइड पे भी कॉमन लिया ही क्यों है, ताकि ये जो लेफ्ट साइड पे मैस है उससे हम क्या कर सकें, कैंसिल कर सकें। मैं बता रहा हूँ कि आप इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ठीक है, ये मैस से ये मैस क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/रो जो है वो बच जाएगा। अब रो इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो बेटा
बेटा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दूसरी साइड पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 रो V2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे भी रो मल्टीप्लाई होगा 1/2 रो V1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा रो जी H2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा तो रो जी H1 हो जाएगा। दो स्टेप में दोबारा सुन लें। इस इक्वेशन से मैथ्स को कॉमन लेंगे, लेफ्ट साइड पे जो मैथ्स है कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1/रो बच जाएगा, रो इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि जिन सब्सक्रिप्ट्स के साथ 1 आ रहा है उसको आप इक्वेशन की एक साइड पे रख लें, और जिनके साथ 2 आ रहा है, देखें यहाँ पे दो तरह के हमारे पास आ रही हैं, एक के साथ 1 है और दूसरी के साथ 2, ऐसे यहाँ पे भी 2 और 1 आ रहा है। तो आपने काम ये करना है कि जो वैल्यूज सब्सक्रिप्ट में 1 आ रहा है जिनके साथ, उनको इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आएँ, और जो दूसरे हैं 2 वाले उनको इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाएं। तो अब बेटा इस तरह करने से हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए इक्वेशन रिड्यूस होके करें बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड पे P1 है तो हमने P1 को क्या बोला है, लेफ्ट साइड पे रखना है। अब उसके बाद ये था -1/2 रो V1 स्क्वायर, राइट साइड पे था, इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जाएगा नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा +1/2 रो V1 स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद माइनस रो जी H1 है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस रो जी H2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये P2 है बेटा, नेगेटिव था, दूसरी साइड पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये आ जाएगा P2। फिर ये हमारे पास 1/2 रो V2 स्क्वायर है, पॉजिटिव में है, इसको एज इट इज लिखेंगे 1/2 रो V2 स्क्वायर हो जाएगा। बाकी क्या बच गया प्लस रो जी H2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा रो जी H2 हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा यही हमारे पास फाइनल इक्वेशन थी। क्या चीज़ है हमारे पास, P1 प्रेशर एट अपर एंड, प्लस इसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो कैसे बेटा इसको रीड करेंगे कि अपर एंड पे, सॉरी यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, ये नेगेटिव था, नेगेटिव को दूसरी साइड पे लेके गए हैं तो यहाँ पे 1 है। कैसे बेटा इसको रीड करेंगे कि अपर एंड पे प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल का मतलब है बराबर है बेटा किसके, प्रेशर एट लोअर एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट लोअर एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट लोअर एंड। कि लोअर एंड पे तीनों क्वांटिटीज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट और वॉल्यूम और प्रेशर, इन तीनों का सम जो है वो हर पॉइंट पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जैसे जैसे हमारे पास फ्लूइड मूव करेगा तीनों क्वांटिटीज का सम क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। तो जर्नल हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। तो ये बेटा आपने फाइनल इक्वेशन जो है इस तरह लिख देनी है और यही हमारे पास फाइनल इसका रिजल्ट है।